हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवम और आज आया हूँ खेतों में अपने। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज आप सुबह सुबह आपको दिखाते हैं कि हम जो जो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं आप सभी को उन सभी चीजों को दिखाते हैं और दिखाने के साथ साथ हम बताएंगे कि कौन कौन सी फसलें कौन सी हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पहली क्यारी में देखिए ये बीन्स का वृक्ष पौधे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बगल में जो है मेथी की बुआई हुई है और मेथी के बगल में ये देखिए ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इसका नाम है भिंडी और भिंडी के बगल में ये है मूली के साथ साथ बगल में ये सोया है। सोया के बगल में ये जो है मूली और पालक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए और इधर दिखाते हैं आपको शिमला और लहसुन। ठीक है, तो ये शिमला और लहसुन हो गया और ये बगल में इसके ये गाजर है। ठीक है, अब धीरे धीरे अभी ये बड़े होंगे, जैसे ही बड़े होते हैं फिर एक नए वीडियो में आपको और अच्छे से दिखाते हैं। और ये बैगन हो गया, बैगन के बगल में ये पत्ता गोभी और फूल गोभी। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में आप देखिए लाल लाल टमाटर जो फलते हैं वो भी बोया गया है। ठीक है, और उसके बगल में हमारे बगल में एक किसान भी है, वो हमें लग रहा है ये मिर्च का पेड़ है। ठीक है, तो ये अभी मिर्च का जो है उसके लिए जो पीढ़ी उड़ी बनाती है तो उसी को मिट्टी का इकट्ठा कर रहे हैं। तो और अभी देखिए सुबह सुबह कर क्या रहे हैं, हम इनसे बातें करेंगे और इनसे सारी चीजें जानकारी लेंगे कि ये फसलों का बुआई कब तक में कर चुके हैं और कब तक इसमें फल लगेंगे। और ये भी पूछेंगे कि ये अपने फसलों में रासायनिक खादों का उपयोग करके उगा रहे हैं या जैविक खादों का। तो आइए हम इनसे बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, बढ़िया, बैठ जाइए। थैंक यू सर, बैठ गया मैं जी। और बताइए कि क्या कर रहे हैं आप? मैं ना इधर पहले तो आप एक लाइन में यह डिफाइन करिए कि आप, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप किसान हैं, क्योंकि आपके कहीं भी मिट्टी उट्टी लगा नहीं है। लेकिन ये तो हमारी मजबूरी है कि आप खेतों में बैठे हुए हैं तो हमें किसान कहना ही पड़ेगा। आप मुझे किसान कहिए, इस बात पे मुझे गर्व होगा क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी जी, इसलिए मुझे गर्व होगा आप अगर मुझे किसान कहेंगे तो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा आपको किसान, और आपको भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं खेतों में लगे रहते हैं। तो आपको किसान, मैं पार्ट टाइम करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आपको किसान कहा जाएगा। चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं सीधे और रुक करते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो बताइए अभी आप किस चीज की फसल में अभी मेहनत कर रहे हैं? ये देखिए ये मिर्चा है। जी जी, और मिर्चे के पेड़ में अभी मैं मिट्टी चढ़ा रहा हूँ। जी जी, और मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि मिर्चे के पेड़ जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होंगे, मतलब मजबूत होंगे। जी, ठीक है जी, और उसकी वृद्धि भी होगी। तो अभी आप देसी मिर्च के बीज को बोए हैं या तो हाइब्रिड? इसमें हाइब्रिड और देसी मिक्स है जी, जिससे हम दोनों का मतलब स्वाद लें, बैलेंस बना रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मिर्च का जो ये बुआई किए हैं आप, अभी कितने दिन का ये पेड़ है? छोटे छोटे हैं अभी? ये मिर्च का पेड़ ही मिलता है जी मार्केट में, और उसी को ले आकर के लगाना पड़ता है जी। तो अभी इन पेड़ों को लगाए मुझे 5 से 6 दिन हो गए जी जी, और इन 5 से 6 दिनों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पौधे पूरी तरह से पकड़े जा चुके, मतलब मिट्टी में जम चुके हैं जी जी, यानी कि ये जी उठे हैं जी जी, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अभी आप ये किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? पारंपरिक खेती जो पुराने रीति रिवाजों से होता चलाया हुआ है, या साइंटिफिक तरीके से खादों का उपयोग करके? ये तरीका तो इसमें हमने साइंटिफिक लगाया है, लेकिन खाद का जो उपयोग है वो देसी हो रही है, यानी कि हम कुल मिला के जैविक कृषि को बढ़ावा यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो जैविक कृषि को बढ़ावा जब देंगे हम जी, तो हमारा पर्यावरण, मिट्टी और हमारा खुद का स्वास्थ्य जी अच्छा रहेगा। आप पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित लग रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जब से आए हुए हैं मुझे लगता है कि आप तभी से इन खेतों में लगातार समय दे रहे हैं, कि बहुत मेहनत भी किए हैं जी। तो क्या दृष्टिकोण है आपका कि आपको इससे क्या पर्यावरण को फायदा मिलेगा और मानव हित पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, पॉजिटिव या निगेटिव? कुछ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में बताऊं? जी बिल्कुल। तो हमारे देश में सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाएंगे आपको जी, आजादी के वक्त, यानी कि 1947 में जी जी
आप जानते हैं कि 1947 में हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या थी जी, आज से तो कम ही थी जी, जी, लेकिन जितनी भी थी वो खाद्य संकट से जूझ रही थी, जी, जिसको हम भूखमरी बोल देते हैं। जी, ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा लेकिन ये सच है हमारे अतीत का कि हमारे यहाँ खाद्य संकट बहुत बड़े पैमाने पे था। जी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम अमेरिका से PL 480 समथिंग करके कोई गेहूं की किस्म होती थी, जी, जी, उसका आयात करते थे जी, अपने लोगों को खाने के, जी, जी, मतलब अपने लोगों को खिलाने के। जी, तो PL 480 जो होता था जी, वो गेहूं अमेरिका में वहाँ की जो सुअर होती है ना उनको खिलाया जाता था, ओ, वही हम लोग मतलब लाते थे। जी, तो ये हमारे लिए, हमारे लोग वो गेहूं खाते थे जो हमारे लिए बड़ी मतलब दुखद था, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास खाद्य संकट था, इसलिए हमें खाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब हमारा संविधान लागू हुआ, फिर सरकारों का गठन होना शुरू हुआ, जी, उसके बाद 1967 के आसपास इस बात को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार ने जी, हरित क्रांति नाम से खेती को सुधार के लिए एक योजना चलाई, जी, जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग करके जी, ज्यादा उत्पादन पर ध्यान दिया गया। जी, अब रासायनिक खादों का जब उपयोग करके हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया, तो चूंकि हरित क्रांति जो पहला चरण था, इसके दो चरण प्रारंभ हुए। जी, जी, एक 1967 के आसपास, दूसरा 1975 या 80 के आसपास। जी, एग्जैक्ट डेट मतलब मुझे याद नहीं है सेकंड वाले की। तो जब उसको बढ़ावा दिया गया तो उसमें एक देश के कुछ निश्चित भूभाग को इससे लाभ हुआ, जी, जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर हरित क्रांति का पहला चरण लाया गया। जी, अब हरित क्रांति से हमारे पास खाद्य उत्पादन बेहतर हुआ। जी, हम धीरे धीरे दोनों चरणों में जी, हरित क्रांति के हम खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमें मिल गई। जी, जी, न सिर्फ आयातक बल्कि हम निर्यातक की भी श्रेणी में चले गए, ठीक है, खाद्य उत्पादन के। उसके बाद अब हरित क्रांति, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी चीज का अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जी, तो हरित क्रांति का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो रासायनिक खादें हैं उनका अत्यधिक उपयोग करने की वजह से हमारे देश की जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि, वो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण उसका होने लगा। ज्यादा सिंचाई हुई तो निच्छालन वगैरह होने लगा, मतलब मिट्टी कट कट के बहने लगी, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण हुआ, नमक की मात्रा मिट्टी में ज्यादा बढ़ी, और फिर सबसे बड़ी बात है लोगों का जो रासायनिक खादों के मतलब जो उत्पाद खाने की वजह से जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात थी। जी। फिर हमने धीरे धीरे जब हम आत्मनिर्भर हुए, उसके बाद हमारी सरकारों में इस बात के लिए अवेयरनेस आया कि हमें अब अपने जो पुराना पारंपरिक तरीका था, जैविक खाद जो कि हमारे घरेलू खाद होती थी, जो हमारे गायों के गोबर से, भैंसों के गोबर से, प्लस जो चूल्हे के से राख निकलती थी, उस तरह की खादों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाए। अब इस प्रक्रिया में जैविक खादों में थोड़ा सा क्या होता है कि उत्पादन स्लो होता है या कम होता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, तीनों के लिए बेहतर होता है। तो उसी प्रक्रिया से मैं ये खेती कर रहा हूँ। आई होप आपको बैकग्राउंड से लेकर के आज तक की चीज़ें थोड़ा विस्तृत मैंने नहीं की, शॉर्ट में बताने की कोशिश की। अगर कहीं कोई गलती हुई तो आप अपना इंटरनेट पे सर्च कर लेना, मैं ठेका नहीं ले रखा हूँ सर। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैविक खादों का उपयोग करते हुए आप ये जो हमारे किसान भाई हैं, उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से फसलों का उत्पादन करे जैविक, या क्योंकि वो थोड़े से लाभ के लिए सारी जो हमारी जनता जो राशन का उपयोग कर रही है, जो अनाज का उपयोग कर रही है, उससे कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है सर, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें मैं न सिर्फ किसान भाइयों से बल्कि सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि वो इस क्षेत्र में काम करें। किस प्रकार से वो काम करे कि किसानों तक वो बातें पहुंच पाए? ऐसे किया जाए, एक तो हमारे जो ज्यादातर किसान हैं भारत में सीमांत किसान हैं, यानी कि उनके पास भूभाग का जो हिस्सा है भूमि का वो थोड़ा है, कम है। तो और ऐसे किसान जो है अपने भरण पोषण के लिए भी और जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता है उसको मार्केट में भी बेचने के लिए खेती करते हैं जी। तो ऐसे में उनके लिए थोड़ा जागरूकता लाई जाए खेती किसानी के प्रति। जो है सरकार को ये जागरूकता लाई जानी चाहिए कि जैविक खेती का
को बढ़ावा दें और जैविक खेती भी हम एक विशेष विधि से करें। जी ठीक है, उसके लिए तमाम कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह होते रहते हैं जी। और उसमें सरकार जो है उस पर थोड़ा सा अवेयरनेस लाए, शोध और भी हो तो अच्छा होगा। तो अभी आप जैसा कह रहे हैं कि कम से कम जैविक और रासायनिक खादों का उपयोग करें, तो मुझे लगता है कि अगर भारत की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, अगर जैविक खादों का उपयोग करेंगे तो उस उत्पादन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी जनता एक बार फिर से अल्प पोषण से प्रभावित हो सकती है। नहीं। इसको किस प्रकार से किया जाए कि ना तो हमारी जनता कुपोषण से पीड़ित हो या अल्प पोषण से। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जैविक खादों का उपयोग एक विशेष तरीके से किया जाए, प्लस रासायनिक जो खाद है उनको बिल्कुल समाप्त करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी। उनको तो हमें उपयोग करना ही है, एक बैलेंस बनाए रखना। जी। मैं संतुलन की बात कर रहा हूँ, जिससे पर्यावरण भी संतुलित हो। देखिए होता क्या है कि पढ़ाई लिखाई के में एक टर्म यूज होता है, धारणीय विकास, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। धारणीय विकास में क्या होता है कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग इस तरह से करे कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखें। यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन करें नेचुरल रिसोर्सेज का, वो इतना अधिक मात्रा में न कर दें कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज अनअवेलेबल हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए बड़े ही कुशलता पूर्वक हमें पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करना है। अब संसाधन पृथ्वी का एक मिट्टी भी है, तो मिट्टी से ही मैक्सिमम चीजें जुड़ी हुई, हमारा उत्पादन जुड़ा हुआ है। तो मिट्टी ही अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। उसके बाद फिर हवा भी जहरीली हो जाएगी। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका जो बच्चा है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो जहरीली हवा में सांस लें? नहीं। गंदा पानी पिए? नहीं। से जो पैदा होने वाले उत्पाद हैं, जब अच्छी मिट्टी ही नहीं रहेगी तो उत्पाद ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगा। जी बिल्कुल। मेरी चिंता इतनी है। तो अभी भारत में किसानों की लगभग 70% जो किसान हैं वो केवल कृषि पर निर्भर रहते हैं, और तो उनके अंदर जागरूकता की कमी है सर। तो इस वजह से वो, मुझे लगता है कि वो रासायनिक खादों पर ज्यादा बल देते हैं। और तो आप अपने माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें जागरूक करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाए, या तो किस प्रकार से उनके अंदर सरकार ऑटोमेटिकली जो वर्तमान सरकार है वो बहुत सारी जो है किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं चला रही हैं। निश्चित तौर पे उसका कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, चाहे किसान बीमा योजना हो या किसानों की फसलों में सिंचाई को लेकर के प्रति बूंद अधिक फसल की योजना हो, कृषि सिंचाई योजना जो है प्रधानमंत्री की, ये हो। इससे निश्चित तौर पे कहीं न कहीं लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार किए जाने की जरूरत है। जैसे कि फसलें तो पैदा हो गई खेतों में, उसके बाद वो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है जिसके माध्यम से वो खेत से लेकर के मार्केट तक पहुंचती, उसको थोड़ा सा उस चेन को मेंटेन किए जाने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप मंडी के लेवल पे जो सरकारी गोदाम होते हैं, जो जिसमें अनाज, किसानों का अनाज खरीद के रखा जाता है भंडारण के लिए, उसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कई बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि हर वर्ष लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं। तो सड़ क्यों रहे अनाज? क्योंकि भंडारण की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो सर हमें लग रहा है कि जब भारत में भंडारण की व्यवस्था नहीं है, अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। तो लगभग जो हमारे देश में लगभग 19 से 20 करोड़ जनता, जिसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, उन तक वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अच्छा, आप मतलब थोड़ा कुपोषित जनता की बात कर रहे हैं ना? जी। तो इसमें आपने, जैसा कि आपके सवाल में ही जवाब छुपा है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। जी सर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं न कहीं सही नहीं हो रहा है। जी वही भ्रष्टाचार है कर्मचारियों में। जी। तो इस वजह से प्रभावित हो रहा है सब कुछ। ये पूरी चेन होती है जिससे कि भ्रष्टाचारी लोग भी जुड़े हुए होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें इस चेन को मेंटेन किए जाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कर्मचारियों में अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो सेवा भाव है उसको
चंद पैसों के लिए उसे गिरवी न रखें जी, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए भ्रष्टाचार होता है। जी जी तो उस चीज को थोड़ा सा लगाम लगाए सरकार, जिससे कि जो वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो जी, वो इक्वल किया जा सके, सभी तक पहुंच सके। जी जिससे क्या होगा कि जो लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं वो न होने पाए। और इस सरकार में मैं बताऊं तो काफी अच्छा इस क्षेत्र में काम हुआ है। आप इवन की कोरोना जैसी महामारी जो विश्व स्तर पर आई, उसमें आपने देखा होगा कि सरकार ने भारत के प्रत्येक परिवार को महीने में 2 बार अनाज का वितरण किया। जी जी, तो इससे कहीं न कहीं सरकार ने तो एक पॉजिटिव वर्क किया ही है जी। तो ये कहना है मेरा। तो सर, जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भ्रष्टाचार दूर करके जनता को उचित लाभ या उचित प्रकार के पोषण युक्त भोजन को पहुंचाने के लिए कर्मचारियों पर क्या पॉजिटिव कदम उठाए कि ऐसा जो निगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं ऐसा ना हो? सबसे पहले तो ये है कि जो भी कर्मचारी पकड़े जाए, दंड व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जी, क्योंकि जब तक लोगों को दंड नहीं मिलता तो हमारा जो नेचर है मानव का, जी, वो बिना डराए जी, सुधरता नहीं। जी, भय बिन होय न प्रीत, आपने सुना होगा। जी, जी, जैसे कि आग्रह करने से कुछ काम लेट बनता है, जी, जी, लेकिन दंड देने से या दंड का प्रावधान कर देने से काम अच्छा बनता है। जी, जैसे कि आपको एक प्रसंग याद दिलाऊं कि जब भगवान श्री राम समुद्र किनारे बैठे लंका तक माता सीता की खोज के लिए पुल बनाना चाहते थे, तो वहां पहुंचने के लिए लंका तक, तो समुद्र से उन्होंने काफी विनती प्रार्थना वगैरह की कि हमें समुद्र देव रास्ता दीजिए। जी, जी, लेकिन समुद्र 3 दिन साधना के बाद भी नहीं हुआ। जी, फिर राम थोड़ा क्रोधित हुए, भगवान श्री राम क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने जैसे ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बाण लाने के लिए कहा और फिर अपने धनुष पर तीर का संधान जब किया, चढ़ाया प्रत्यंचा, तो तुरंत समुद्र देव प्रकट हो गए। जी, जी, उसमें एक चौपाई है, जलद जड़ मानत नहीं गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हुए न प्रीत। जी, 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 राइट। तो भय बिनु प्रीत नहीं होती जी। तो थोड़ा सा दंड वगैरह का प्रावधान अच्छा कर दे सरकार, जिससे कर्मचारी थोड़ा सा भयभीत हों और कम भ्रष्टाचार करें, जिससे सारी व्यवस्थाएं गरीब जनता तक अच्छे से पहुंच सकें। जी, आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये सारी जो देश में छोटी मोटी कमियां हैं इन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े और गरीब जनता को या अल्प पोषित जनता जो कुपोषण का शिकार हो रही है उस पे निरंतर पोषण युक्त अनाज मिल सके। जी। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपके जो खेत हैं इनमें बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो आइए आप धीरे धीरे सभी फसलों के बारे में 2-2 लाइन 4-4 लाइन की बातें बताते चलिए, ताकि हमारी जो किसान भाई हैं वो आपसे कुछ सीख सकें। चलिए, सबसे पहले तो मैं जिस खेत में बैठा था, जिस क्यारी में, जी, जी, वहीं से शुरुआत करना। जी, ये मिर्ची का पेड़ है। जी, जी, तो हमने इसमें तकरीबन 20 से 25 पेड़ मिर्ची का लगा रखा है, जी, जो कि पकड़ चुका है पेड़। काफी पॉजिटिव रिएक्शन मिल भी रहा है यहाँ। जी, जी। और अगर आप जी सर, आप कन्नी ले लीजिए, अपनी कन्नी जो छोड़ चुके हैं। नहीं, हथियार का। सॉरी। और इधर इसके बगल में आप मिर्ची का पेड़ देख रहे हैं, इसमें मिर्ची नहीं, वो सॉरी टमाटर, टोमेटो का पेड़ जी, है। जी। इसमें हाइब्रिड और देसी दोनों मिक्स है टमाटर। तो ये टमाटर का फल कब तक में आ सकते हैं? बस ये 25-30 दिन के अंदर फल इसमें लगना स्टार्ट हो। तो ये देसी फल है सर कि हाइब्रिड? देसी भी है इसमें और कुछ दूर पे हाइब्रिड भी 10-12 पेड़ लगे हुए हैं। सर, मुझे यहाँ देखते हुए खेतों में एक इलाहाबाद का सबसे प्रसिद्ध चीज अमरूद का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हमने तो आप इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे दीजिए हमारे क्योंकि इलाहाबाद में अमरूद फेमस है। जी, तो इसके बारे में। अमरूद तो देखिए क्या है कि बड़ा अच्छा फल होता है। जी, जी, स्पेशली मेरा फेवरेट फल है। जी, जी। अमरूद। और अमरूद को एक शिकायत है अमरूद को लेकर के सरकार से। जी, जी, इसको जीआई टैग दिया जाना चाहिए, भौगोलिक संकेत। अच्छा सर। इलाहाबाद के अमरूदों की विशेषता है जी, वो वर्ल्ड फेमस। अच्छा सर। और अमरूद का स्वाद, इलाहाबाद के अमरूद का स्वाद बहुत विशेष है, खास किस्म का स्वाद है। जी, इसलिए सरकार इसको जीआई टैग दे, जिससे इसका उत्पादन भी बढ़े और लोगों में इलाहाबादी अमरूद को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस आए। हालांकि अब तो इलाहाबाद प्रयागराज बन गया है, लेकिन हम इसको इलाहाबादी अमरूद के नाम से ही जानेंगे। तो आशा करते हैं कि सरकार आपकी इस मांग को जल्द से जल्द स्वीकार करे और इसके लिए
कार्य भी करे। और देखिए इधर ये जो पेड़ है, जी जी ये जो आपको दिख रहा जी, करीब से दिखाइए थोड़ा हमारे किसान भाइयों को। ये देखिए जी 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 ये गोभी, फूल गोभी है। जी, और फूल गोभी के हमने तकरीबन 25 पेड़ लगा रखे हैं जी, ये भी जल्दी ही इसमें भी उत्पादन शुरू होगा। और आपके बगल में जी जस्ट बैगन का, ब्रिंजल का पेड़ दिख रहा जी है सर जी, और इसमें 2 3 4 पेड़ जो आपको मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, जी जी, वो अभी मैंने परसों लगाया है। ओ और ये हाइब्रिड बैगन है, गोल वाले। जी जी और बाकी बैगन देसी बैगन है, लंबे वाले, अच्छे वाले बैगन। जी। सर हाइब्रिड और देसी में थोड़ा अंतर बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को, या जो हमारे और हाइब्रिड उपभोक्ता होते हैं। हाइब्रिड क्या होता है कि कई गुणों को मिक्स करके बनाई गई एक नए तरह की फसल हो, जी, ठीक है, बैगन की। और देसी तो देसी होता है। तो सर मतलब इसके खाने पे स्वाद कैसा रहता होगा या प्रभाव कैसा पड़ता होगा? देसी का ही अच्छा होता है। आप खीरा ले लीजिए जी, खीरा खाइए जी, खीरा तो आपको देसी ही मजा आएगा। देसी का जो स्वाद होता है, गंगा के किनारे वाला जो खीरा होता है, उसका स्वाद मतलब वाह, तो अलग है। स्वादिष्ट देसी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं स्वाद के मामले में। और क्या होता है कि हाइब्रिड में थोड़ा जल्दी उत्पादन शुरू होता जी। है और ज्यादा फलता है। चलिए आशा करते हैं कि पौधे होते हैं। आशा करते हैं सर कि ऐसी फसल का उत्पादन आप करें जिससे हमारे स्वाद भी अब अच्छा यहाँ रहे। देखिए, ये लहसुन अभी भी लगाया गया है। अच्छा इधर आपके बगल में वो गाजर का पौधा, अच्छा इधर सर, आगे धनिया है समथिंग, जी और इधर बरसेम है। जी जी, बरसेम, अब इसको बाकी लोग क्या समझेंगे ये मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ गांव की भाषा में बरसेम बोली जाती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। और ये लहसुन किस प्रकार का है? हाइब्रिड है? लहसुन देसी है, देसी लहसुन है। चलिए बहुत। इधर और इसमें क्या बोया गया है सर? अभी ये सूखी जो क्यारी, अभी ये भी लहसुन है? उसमें भी लहसुन है। चलिए चलिए, और इधर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ जी जी, पैर के पास ये पेड़ जो देख पा रहे हैं, ये भिंडी का पेड़ है। भिंडी बहुत अच्छी और देसी भिंडी है। चलिए बहुत बढ़िया और सर। इधर बगल वाला ये इसको क्या, पालक है, अच्छी वाली पालक है। जी जी, और इधर यहाँ पर मूली है और यहाँ पे सोया है, वो मेथी है। जी उधर दिखा दीजिए, वो मेथी है। और उधर बगल में बीन्स है, जी तो काफी बड़े बड़े पौधे हैं। जी जी, तो ये सारी चीजों की खेती हम कर रहे हैं और आई होप बहुत ही जल्द हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर पौधों में फल लगे। एक वीडियो वो भी बनाएंगे बिल्कुल सर। और आज की वीडियो में जो भी गलतियां होंगी उसको क्षमा कीजिए। नहीं ये तो एक तरह से अवेयरनेस वाला वीडियो था। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये हमारे किसान। मैं चलता हूँ, अपने काम में लगता हूँ और आप अपने काम में लगिए। जी बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत विस्तृत तरीके से जानकारियां मिली होंगी, क्योंकि आज हमारे सर जो किसान सर थे उन्होंने साइंटिफिक तरीके से और पारंपरिक जो हमारी पुरानी खेती होती आ रही है और हरित क्रांति के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दिया। और इसके साथ जब फल लग जाएंगे तो एक दिन भंडारा का भी प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सभी आइए और भोजन करके स्वाद को देखिए कि देसी और हाइब्रिड का क्या स्वाद है और जैविक और रासायनिक खादों का में अंतर आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।